हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से एक बार स्वागत है आपका एनके स्टार क्लब मूवी के एक और फेस वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू फिल्म की, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म्स की, जो एक प्रोडक्शन हाउस है जिसमें अब तक 29 फिल्में और 5 टीवी शो आ चुकी है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें यह बता दे कि मार्वल की सारी मूवीज और सुपर हीरो कैरेक्टर 1939 से अब तक चली आ रही मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है। मार्वल मूवीज का सिलसिला साल 2008 से शुरू हुआ था और आगे भी इस सीरीज में कई मूवी आनी बाकी है। मार्वल्स के डाई हार्ड फैंस ने अब तक इन सभी मूवीज को फॉलो जरूर करा होगा, लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने पिछले 15 साल में इन 29 मूवीज में से कई मूवीज या तो मिस कर दिए होंगे या देखने के बाद भी आज कुछ मूवीज की स्टोरी उन्हें याद नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम साल 2008 से लेकर साल 2022 तक आई अब तक की सभी मूवीज को सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे, ताकि आगे आने वाली मार्वल्स मूवी को देखते समय आपको इनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता हो। मार्वल की कहानी के अनुसार जब हमारा ये यूनिवर्स बना तब 6 शक्तिशाली स्टोन ब्रह्मांड में आ गए, जिन्हें इन्फिनिटी स्टोन कहा जाता है। मार्वल की सभी फिल्मों का आधार यही इन्फिनिटी स्टोन है, जो कि पूरी सीरीज के दौरान कहीं न कहीं आपको नजर आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्वल में बनी अब तक की सभी मूवीज को सीक्वेंस वाइज कवर करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म्स की लिस्ट के बारे में, तो इसकी पहली फिल्म आई थी आयरन मैन, जो साल 2008 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री के मालिक टोनी स्टार्क के बारे में, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक जीनियस साइंटिस्ट भी होते हैं। कहानी में टोनी स्टार्क से जानलेवा मिसाइल बनवाने के लिए एक टेररिस्ट ग्रुप उन्हें किडनैप कर लेता है, लेकिन इसी दौरान टोनी एक सूट बनाते हैं और वहां से किसी तरह भाग निकलते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि जानलेवा हथियार बनाने के बदले उन्हें अपने इस सूट को और एडवांस बनाकर जुर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए, और इस तरह वो बनते हैं आयरन मैन। पूरी मूवी के दौरान किसी को भी यह पता नहीं होता कि आयरन मैन कौन है, लेकिन अंत में टोनी खुद इस रहस्य का खुलासा कर देता है। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म आई थी द इनक्रेडिबल हल्क, जो साल 2008 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी, जो 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, फिल्म को उस वक्त नेगेटिव रिव्यूज मिलने के कारण फ्लॉप करार दिया गया था, बाकी फिल्म काफी जबरदस्त है। फिल्म में कहानी दिखाई गई है ब्रूस बैनर नाम के एक साइंटिस्ट की। फिल्म में दिखाया गया है जब ब्रूस बैनर का एक एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण उसके शरीर में काफी केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी वह बेहद गुस्से में होते हैं तब वह एक ग्रीन मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं, और इस मॉन्स्टर को हम हल्क के नाम से जानते हैं। यह मूवी बेसिकली हल्क को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद इनकी तीसरी फिल्म आई थी आयरन मैन 2, जो साल 2008 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। आयरन मैन की सीक्रेट का खुलासा होने के बाद टोनी को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट उसकी आयरन मैन वाली टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहती है, दूसरी तरफ टोनी के पिता के साथ काम कर रहे एक शख्स का बेटा टोनी की सफलता से जलकर उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। टोनी और उसका दोस्त रोड्स दोनों मिलकर उस व्यक्ति को खत्म करता है, और अंत में यही अमेरिकन गवर्नमेंट दोनों को पुरस्कार भी देती है। इसके बाद इनकी चौथी फिल्म आई थी थॉर, जो साल 2011 में रिलीज की गई एक एक्शन फैंटेसी वाली फिल्म थी, जो 7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये कहानी एसगर्ड नामक दूसरे प्लेनेट की है। ओडिन इस प्लेनेट का राजा होता है, जिसके 2 बेटे बताए गए हैं, थॉर और लोकी। एक दिन कोई पुराना दुश्मन एसगर्ड पर हमला करता है और जवानी के जोश और गुरूर में चूर थॉर बिना किसी प्लानिंग के उससे भिड़ जाता है और हार जाता है। इस बात से नाराज होकर थॉर के पिता ओडिन सजा के तौर पर थॉर की सारी शक्तियां छीनकर उसे उनके हथौड़े के साथ पृथ्वी पर फेंक देता है। इस बात का फायदा उठाकर थॉर का सौतेला भाई लोकी थॉर को मारने का प्लान बनाता है ताकि खुद राजा बन सके, लेकिन बाद में थॉर की शक्तियां वापस आ जाती है और वो लोकी को हरा देता है। इसके बाद इनकी 5वीं फिल्म आई थी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो साल 2011 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुई थी। ये कहानी 1942 के वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। स्टीव रॉजर्स एक आम सा लड़का अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करता है ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके। उसकी निडरता और साहस के कारण उसे एक सुपर हीरो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जाता है। उससे कई तरह की सुपर पावर मिल जाती है। इस तरह वो कैप्टन अमेरिका बन जाता है। इसके बाद फिल्म में वो हाइड्रा नामक एक नाजी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ता है। लड़ाई के अंत में कैप्टन का प्लेन नॉर्थ पोल में क्रैश हो जाता है। इस घटना के बाद सभी लोग कैप्टन को मरा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन असलियत में कैप्टन सालों तक बर्फ में जमा होता है
है और लगभग 70 साल बाद कैप्टन की वापसी होती है। इसके बाद इनकी छठवीं फिल्म आई थी दी एवेंजर्स, जो साल 2012 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये मूवी टेसरेट क्यूब नामक एक पावरफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर आधारित है। ब्रह्मांड में मौजूद एक पावरफुल एलियन को टेसरेट क्यूब के बारे में पता चलता है और वे उसे हासिल करने के लिए थॉर के सौतेला भाई लोकी को पृथ्वी पर भेजता है। लोकी को रोकने के लिए शील्ड सारे सुपर हीरोज की एक टीम तैयार करती है, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विंडो, थॉर, हल्क और हॉकाई शामिल होते हैं। इस टीम का नाम होता है दी एवेंजर्स। एवेंजर्स और लोकी की लड़ाई में जीत एवेंजर्स की होती है। इसके बाद इसकी 7वीं फिल्म आई थी आयरन मैन 3, जो साल 2013 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस मूवी में टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का सामना अपने कुछ पुराने दुश्मनों से होता है, जिसके कारण वह अपने ही वजूद पर शक करने लगता है। उसे अब लगने लगता है कि वह अपने सूट के बिना कुछ भी नहीं है और इसीलिए अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद टोनी अपनी बॉडी से आर्क रिएक्टर निकालने का फैसला करता है। इसके बाद इसकी 8वीं फिल्म आई थी थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो साल 2013 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। यह कहानी ईथर नाम की एक पावरफुल ऑब्जेक्ट पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, एसगार्ड प्लेनेट के देवता ने कई वर्ष पहले डार्क एल्व्स नाम की बुरी शक्तियों को हराकर उनके सबसे शक्तिशाली हथियार ईथर को किसी गुप्त जगह पर छुपा दिया था। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद डार्क एल्व्स की कुछ लोगों की वापसी होती है और इस बार वह ईथर को दोबारा पाना चाहता है ताकि 9 के 9 प्लेनेट को खत्म कर सके। कहानी में आगे जाकर ईथर जेम्स होस्टर नाम की एक लड़की को मिल जाती है, जो दुनिया में को बचाने के लिए थॉर की मदद लेती है ताकि ईथर सही सुरक्षित एसगार्ड पर ले जा सके। इसके बाद इसकी 9वीं फिल्म आई थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जो साल 2013 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। हाइड्रा नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैप्टन अमेरिका खत्म कर चुका था, लेकिन उसके कुछ लोग अब भी एक्टिव होते हैं। कहानी में आगे चलकर कैप्टन का सामना अपने ही बेस्ट फ्रेंड बकी से होता है। उसे जानकर हैरानी होता है कि इतने सालों में बकी हाइड्रा के लोगों ने ही किडनैप कर रखा था। अब उसके दिमाग पर पूरी तरह हाइड्रा का कंट्रोल हो चुका था। इसकी वजह से बकी कैप्टन का बचपन का दोस्त नहीं बल्कि विंटर सोल्जर नामक एक दुश्मन हो चुका है। इसके बाद इसकी 10वीं फिल्म आई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, जो साल 2014 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी, जो 8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस मूवी में मार्वल्स के 5 नए कैरेक्टर गमोरा, स्टार लॉर्ड, रॉकेट, ट्रेक्स और ग्रूट को इंट्रोड्यूस किया गया है और इन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कहा जाता है। इस मूवी में हमें पता चलता है कि अब तक दिखाए गए स्पेशल ऑब्जेक्ट जैसे टेसराइट, ईथर, स्पेक्टर असल में यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट है, जिन्हें इन्फिनिटी स्टोन कहा जाता है और थैनोस नाम का एलियंस इन सभी स्टोन को हासिल करना चाहता है। कुल मिलाकर 6 इन्फिनिटी स्टोन है: स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, टाइम स्टोन और सोल स्टोन। इसके बाद इसकी 11वीं फिल्म आई थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जो साल 2015 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। 2012 में आई थी दी एवेंजर्स में टोनी स्टार्क को पहली बार लगा था कि अर्थ के अलावा यूनिवर्स में और भी कई प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और आज नहीं तो कल कुछ एलियंस अर्थ के लिए खतरा बन सकता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने बस इसी बात का हल निकालने के लिए टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन नाम का एक सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल मशीन बनाता है, पर दुर्भाग्यवश वह अल्ट्रॉन इंसानों को मशीनों का खतरा मानकर उन्हें खत्म करने निकल जाता है। अल्ट्रॉन को खत्म करने के लिए टोनी माइंड स्टोन की मदद से विजन नाम का एक सुपर हीरो बनाता है। विजन के साथ मिलकर सभी एवेंजर्स अल्ट्रॉन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद इनकी 12वीं फिल्म आई थी आंटमैन, जो साल 2015 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। मार्वल सीरीज में आंटमैन मूवी के साथ एक नई सुपर हीरो का इंट्रोडक्शन होता है। कहानी में डॉक्टर हैंक पेम नाम के एक महान साइंटिस्ट को दिखाया गया है, जो कि एक ऐसा सूट का निर्माण करते हैं जिसे पहनकर किसी भी इंसान का साइज एक चींटी के बराबर हो सकता है। फिल्म में आगे चलकर उनकी मुलाकात स्कॉट लाइन नाम के एक व्यक्ति से होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, तो वो पैसों के लिए अपने सूट को पहनने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह से वह आंटमैन बन जाता है। इसके बाद इनकी 13वीं फिल्म आई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जो साल 2016 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी। यह फिल्म 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। सिविल वॉर मूवी में अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया भर की सारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एवेंजर्स को अपने अंडर काम कराना चाहती है, ताकि उन्हें हर तरह से कंट्रोल करा जा सके। इस डिसीजन से टोनी के साथ कुछ एवेंजर्स राजी हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से इनकार कर देते हैं और इस तरह एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इस मूवी में 2 नए कैरेक्टर ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन की एंट्री होती है। इसके बाद इसकी 14वीं फिल्म आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो साल 2016 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.3 आउट ऑफ 10
की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये कहानी एक मशहूर न्यू सर्जन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज के बारे में है, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में हाथ खराब हो जाते हैं और वो उसकी इलाज के लिए नेपाल आ पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जो उनकी हाथों को ठीक कर देती है और साथ ही उन्हें मायावी शक्तियों के बारे में भी बताती है। अंत में यही गुरु मरते समय उन्हें टाइम स्टोन नाम का एक सबसे पावरफुल इन्फिनिटी टाइम स्टोन देकर चली जाती है। इसके बाद इसकी 15वीं फिल्म आई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जो साल 2017 में रिलीज की गई एक साइंस फिक्शन एक्शन वाली फिल्म थी, जो 7.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस मूवी के मेन कैरेक्टर स्टार लॉर्ड को अपने पिता की सच्चाई के बारे में पता चलता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स भी जुड़ते हैं और एक बार फिर ये गार्डियंस हमारे यूनिवर्स की रक्षा करते हैं। इसके बाद इसकी 16वीं फिल्म आई थी स्पाइडरमैन होमकमिंग, जो साल 2017 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस की गई स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर होता है। टोनी स्टार्क इस मूवी में स्पाइडरमैन को मेटर करते दिखाए गए हैं और काफी उतार चढ़ाव के बाद फाइनली पीटर पार्कर आयरन मैन को अपनी काबिलियत का परिचय देकर उसका विश्वास जीत लेता है। इसके बाद इसकी 17वीं फिल्म आई थी थॉर रैग्नारोक, जो साल 2017 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी, जो 7.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। थॉर के पिता ओडिन के मरने के बाद हेला कैद से आजाद हो जाती है और एसगार्ड पर हुकूमत करना चाहती है। हेला कोई और नहीं बल्कि ओडिन की ही बेटी और थॉर की बहन होती है। उसे रोकने के लिए एसगार्ड को बचाने के लिए थॉर, लोकी और हल्क एक साथ मिलकर हेला के खिलाफ लड़ते हैं। इसके बाद इसकी 18वीं फिल्म आई थी ब्लैक पैंथर, जो साल 2018 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में अपने पिता को खोने के बाद ब्लैक पैंथर अपने देश वकांडा वापस आ जाते हैं। वकांडा दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश होता है और वाइब्रेनियम जैसा रेयर स्ट्रॉन्ग मेटल केवल वकांडा में ही पाया जाता है। ये रहस्य किसी को भी पता नहीं होता। ब्लैक पैंथर अपने देश का नया राजा घोषित किया जाता है और इसीलिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद इसकी 19वीं फिल्म आई थी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो साल 2018 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी, जो 8.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। अगर किसी भी मूवी को हार्ट ऑफ द मार्वल कहा जाना चाहिए तो वो है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इस मूवी में सभी सुपर हीरो एक साथ मिलकर थैनोस के खिलाफ खड़े होते हैं। थैनोस का एक ही मकसद होता है, सभी इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा करना और उनकी मदद से ब्रह्मांड के आधे लोगों को मार देना, जिससे कि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। इसके बाद इसकी 20वीं फिल्म आई थी आंट मैन एंड द वास्प, जो साल 2018 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी, जो 7.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। डॉक्टर पैम, जिन्होंने आंट मैन सूट बनाया है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वाइफ जिंदा है और क्वांटम रील में कहीं खो गई है। इसीलिए वह आंट मैन और अपनी बेटी होप के साथ मिलकर उनकी वाइफ को वापस लाने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली बचा भी लेते हैं। मूवी के अंत में पिम पार्टिकल्स को लेने के लिए एक बार फिर आंट मैन क्वांटम रील में प्रवेश करता है और इस बार वो वहीं फंस जाता है। इसके बाद इसकी 21वीं फिल्म आई थी कैप्टन मार्वल, जो साल 2019 में रिलीज की गई एक साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी, जो 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये कहानी 1990 की है। कैरल नाम की एक आम सी लड़की जो कि किसी जमाने में पायलट हुआ करती थी और आज एक सुपर हीरो बन चुकी है, जिसे लोग कैप्टन मार्वल के नाम से जानती है। कैरल से लेकर कैप्टन मार्वल तक का सफर क्या था और कैसा था, इस मूवी में यही दिखाया गया है। इसके बाद इसकी 22वीं फिल्म आई थी अवेंजर्स एंड गेम, जो साल 2019 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी, जो 8.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। अगर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को हार्ट ऑफ द मार्वल कहा जाता है तो इस मूवी को सोल्ड ऑफ द मार्वल यूनिवर्सिटी फिल्म कहा जाना चाहिए। इस मूवी में हमें दिखाया गया है जब थैनोस आधी ब्रह्मांड की आबादी को खत्म कर देता है तो इसके बाद सभी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सभी लोग किसी न किसी को खो देते हैं, लेकिन जब आंट मैन 5 साल बाद क्वांटम रील से अचानक वापस आ जाता है तब वह टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को कैप्टन को सुनाता है ताकि वह टाइम में पीछे जाकर सभी इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा कर उसकी सहायता से सभी खोए हुए लोगों को वापस ला सके और सक्सेसफुली सारे सुपर हीरोज मिलकर सभी खोए हुए लोगों को वापस ले आते हैं। किंतु उसी दौरान पास्ट का थैनोस प्रेजेंट में आकर अब ब्रह्मांड की आधी आबादी को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को खत्म करना चाहता है। सो दिस फॉर ई समरी ऑफ 22 मार्वल मूवीज। आई ट्राइड बेस्ट टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। मार्वल की ये सारी मूवीज 3 फेजेस में डिवाइडेड है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 मार्वल के कुछ कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन की तरह थे, वहीं फेज 2 में और नए कैरेक्टर जुड़े और साथ ही हमें इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पता चला और फाइनली फेज 3 ऑल अबाउट सेविंग रीजन इन्फिनिटी स्टोन और इसी फेज में कुछ और नए कैरेक्टर हमारे सामने आए। इसके बाद इसकी कुछ और मूवीज आई है जो शायद फेज 4 आने की तैयारी कर रही है। तो गाइस अगर बात करें फेज 4 में आई मार्वल मूवीज के बारे में तो इस लिस्ट में इनकी 23वीं फिल्म आई थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो साल 2019 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस
पिक्सल वाली फिल्म थी जो 7.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। टोनी स्टार्क के गुजर जाने के बाद टोनी स्टार्क अपनी सारी मशीनों का कंट्रोल स्पाइडरमैन के हाथ में सौंप देता है। तो क्या स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं, यह इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। इसके बाद इसकी 24वीं फिल्म आई थी ब्लैक विंडो जो साल 2021 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी जो 6.7 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। अवेंजर्स एंड गेम में हुई ब्लैक विंडो की डेथ से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि ये कहानी उससे काफी समय पहले की है। यदि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म के हिसाब से बात करें तो ये कहानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले की है कि वह निक फ्यूरी को कैसे मिली और ब्लैक विंडो की बचपन से लेकर अब तक की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। इसके बाद इनकी 25वीं फिल्म आई थी इटर्नल्स जो साल 2021 में रिलीज की गई है। एक्शन फैंटेसी वाली फिल्म थी जो 6.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में मार्वल्स के वो कैरेक्टर हैं जो अब तक किसी भी फिल्म में इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। फिल्म में कुछ ऐसे एलियंस को दिखाया गया है जो दिखते तो इंसानों की तरह है लेकिन वे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और यह हमारे पृथ्वी पर हजारों सालों से गुप्त रूप से रह रहे होते हैं और वह हजारों साल बाद दुष्ट देवताओं से लड़ने के लिए फिर से इकट्ठा होते हैं और उस दुष्ट देवता से युद्ध करते हैं हमारे पृथ्वी को बचाने के लिए। इसके बाद इसकी 26वीं फिल्म आई थी सांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स जो साल 2021 में रिलीज की गई एक एक्शन फैंटेसी वाली फिल्म थी जो 7.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की खास बात यह है कि किसी एशियन लीड के साथ मार्वल्स की ये पहली फिल्म है। मूवी में हमें मार्वल के नए कैरेक्टर सांग-ची के बारे में देखने को मिलता है। यह फिल्म सांग-ची को ही इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद इसकी 27वीं फिल्म आई थी वेनम 2 जो साल 2021 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन वाली फिल्म थी जो 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक हिट फिल्म साबित हुई थी। ये मूवी वैसे तो वेनम का सीक्वल है किंतु इस मूवी को मार्वल वालों ने मिलकर इस मूवी में स्पाइडरमैन का भी कैमियो रखा है, इसीलिए यह कैरेक्टर मार्वल से कैरेक्टर के साथ मिल चुका है। इसके बाद इनकी 28वीं फिल्म आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम जो साल 2021 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी जो 8.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन की पहचान सबके सामने आ जाता है तब वह दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है लेकिन इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती है जिसके बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगकर पहले जैसा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। इसके बाद इसकी 29वीं फिल्म आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो साल 2022 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर वाली फिल्म थी जो 7.3 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है। यह फिल्म अभी भी थिएटर में लगी हुई है और आप सबको इसे थिएटर में जाके ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब फिल्मों के बाद बात करते हैं मार्वल्स के लाइनअप में ऐड हुए नए एलिमेंट्स की जो है टीवी शोज और वेब सीरीज। जो भी शोज इस लिस्ट में आए हैं वो किसी भी मार्वल फैन के दिल को धड़कनों को तेज करने के लिए काफी है। तो चलते हैं मार्वल के टीवी शोज की तरफ। इसकी पहली शो आई थी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। एंड गेम के क्लाइमेक्स के बाद हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड फैल्कन को दे दी थी और अब बाकी यानी कि विंटर सोल्जर और फैल्कन इस लेक्सिस को आगे बढ़ाएंगे। इस शो की कहानी एंड गेम के बाद की है। इसके बाद इसकी दूसरी शो आई थी वांडा विजन। हालांकि इन्फिनिटी वॉर एंड तक विजन का डेथ हो जाता है लेकिन वांडा विजन शो में उसे किसी तरह वापस लाया गया। इस शो में वांडा और विजन अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाते हुए वेस्ट व्यू किसी टाउन में रहने लगते हैं। देखने में यह शो किसी सिटकॉम की तरह लगता है लेकिन यह उसे कई ज्यादा है। इसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसके बाद इसकी तीसरी शो आई थी लोकी। अनडाउटली मोस्ट डिजाइनेबल कैरेक्टर ऑफ MCU। थैनोस ने लोकी को इन्फिनिटी वॉर के शुरुआत में ही मार दिया था मगर एंड गेम में जब एवेंजर्स फास्ट में जाते हैं तब वह लोकी टेसरेट को लेकर भाग जाता है। इस शो में हमें वही से दिखाया गया है कि लोकी टेसरेट को लेकर जब भाग जाता है तब वह एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में चला जाता है। अब कहानी वहीं से शुरू किया जाता है। इस शो को आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हो। इसके बाद इसकी चौथी शो आई थी व्हाट इफ जो कि एक एनिमेटेड शो है। राइटली लाइट्स नेम इस शो के मेन थीम है MCU में होने वाले मेजर इवेंट्स को एक अल्टरनेटिव वर्जन दिखाना यानी कि मूवी के मेजर इवेंट्स को अब तक जिस तरह से दिखाया गया यदि उन्हें बदल दिया जाए तो आगे की कहानी क्या होगी। व्हाट इफ आयरन मैन डिडंट डाई इन द एंड गेम। इस वर्ड को सुनकर तो यही लगता है कि यह शो काफी ज्यादा प्रोमिसिव है। इसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हो। फेज 4 के टीवी शो में एक और नाम है हॉकाई। इस शो की स्टोरी भी एंड गेम के बाद की ही है। इस शो में MCU के एक नया कैरेक्टर कैफ विशु को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों ये थे MCU के टीवी शो जो कि MCU के मूवी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसके ज्यादातर टीवी शो डिज्नी हॉटस्टार पर ही रिलीज किए गए हैं। अगर आप फेज 4 के बारे में और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे मार्वल सीरीज पर आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें क्योंकि मार्वल्स के फेज 4 में अभी और भी मूवी आने वाली है और हम आपको फेज 4 के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। मार्वल्स के हर मूवी के एंड में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन होता है जो आगे आने वाली मूवी के लिए हिंट का काम करती है। मूवी देखते वक्त इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा
पसंदीदा मार्वल्स कैरेक्टर कौन सा है, ये हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी मार्वल सीरीज की अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा। अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार करो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।